हाय हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलएम के लॉ एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर आप बोल सकते हो 2021 से। और फिर आगे आने वाली वीडियोस में और भी प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे एलएलएम के ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इस तरीके से और भी इंस्टीट्यूट्स के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके भी हम प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे, जैसे इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के, क्लैट के, इस तरीके से, ताकि आपको हेल्प हो। आप जो उनसे भी एंट्रेंस की हेल्प प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये आपको जुडिशरी में भी हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि वही जब मेजरली सिलेबस रहता है इन चीज़ों का, कुछ कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। और अगर आप इन चीज़ों का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, जैसे एलएलएम एंट्रेंस का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल दे दूँगा कि इस तरीके से आप ये कोर्स मेरे से कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से, कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो सेक्शन 423 है कंपनीज एक्ट का, उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है एनसीएलटी के ऑर्डर से, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से कोई एग्रीव्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन के अंदर अप्रोच कर सकता है अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो। 30 डेज़, 45 डेज़, 60 डेज़ या 90 डेज़। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या रहता है कि हम कितने दिन में अप्रोच कर सकते हैं, 60 डेज़ के अंदर अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन वन पर्सन कंपनी कैन हैव अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 की मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो सकते हैं, डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं ओपीसी के अंदर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ओपीसी के अंदर कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है। Then a company licensed under Section 8 of the Companies Act 2013 may alter the provisions contained in the memorandum or article only after obtaining the previous approval of। अगर Section 8 कंपनी को, जो है NGO टाइप कंपनीज होती हैं, अगर उनको अपना MOA या AOA चेंज करना है, तो उसके अंदर उनको किसका प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे उनको किसका प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। फिर अगला पूछा है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 द पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड रुपीज़ की पेड अप कैपिटल और टर्नओवर कितनी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 50 लाख, 10 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख या 2 करोड़। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, 2 करोड़ एंड 20 करोड़, यानी कि जो पेड अप कैपिटल है वो मैक्सिमम 2 करोड़ होनी चाहिए और टर्नओवर जो है 20 करोड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी रहेगा कि जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उनकी जो पेड अप कैपिटल है वो मैक्सिमम 2 करोड़ की से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। देन अंडर विच डॉक्ट्राइन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट एज फार एज इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी आर कंसर्न एवरीथिंग हैज़ बिन डन रेगुलरली। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा डॉक्ट्राइन है जिसके हिसाब से जितने भी बाहर के लोग होते हैं, यानी कि कंपनी से बाहर के लोग हैं, जैसे हम लोग हो गए, हम कंपनी के मेंबर्स नहीं हैं, तो हम जब भी कंपनी के साथ डील करेंगे तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग्स थी वो उसने पूरी कर रखी थी, यानी कि अगर कोई कंप्लायंस करनी थी, कोई भी चीज़ करनी थी, वो सारी वो करके चल रहे हैं। तो एक कौन से डॉक्ट्राइन के हिसाब से ये चीज़ मानी जाएगी, तो कौन से डॉक्ट्राइन के हिसाब से मानी जाती है, इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्ट्राइन के हिसाब से मानी जाती है। तो इसका आंसर सी होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ प्रमोटर इन रिलेशन टू अ कंपनी की लीगल स्टेटस क्या होता है प्रमोटर का, कि वो एक एजेंट होता है, ट्रस्टी होता है, एजेंट और ट्रस्टी बोथ होता है, ना ही वो एजेंट होता है ना ही वो ट्रस्टी होता है। तो वो क्या होता है, नीदर एन एजेंट नॉर अ ट्रस्टी, वो दोनों में से कुछ भी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज टू बी हेल्ड विद इन की जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनी हुई कंपनी है, उसकी फर्स्ट एजीएम कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए। तो उसकी एजीएम जो होती है विद इन 9 मंथ्स हो जानी चाहिए फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग के। तो अगर क्लोजिंग जो भी क्लोजिंग हो रही है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, उसके विद इन 9 मंथ्स उनको फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है, विद इन 9 मंथ्स। ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन हाई कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, हमें ये बताना है, ए बी सी, ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट every high court shall be a court of record and shall have all powers of such court including the power to punish for contempt of itself. Article 226 deal with the appellate jurisdiction of the high court. Article 214 declares that provisions of clause 4 and 5 of article 124 of the constitution relating to the procedure for removal of judges of supreme court shall be made applicable in relation to the high court. तो ये जितनी भी हमारी स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे, इसमें से सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, इसमें से हमारी अगर हम देखें तो सिर्फ ए स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 SCC 501 इज डिसीजन
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस के अंदर। तो यहाँ पे आर्टिकल 239 ए का इंटरप्रिटेशन किया गया था। एनसीटी ऑफ दिल्ली से आप समझ जाना, क्योंकि यहाँ पे इसी के अंदर एनसीटी ऑफ दिल्ली की बात की गई है, तो इसी का इंटरप्रिटेशन किया गया था कि किस हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट काम करेगी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीजन ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। इनमें से कौन सा केस नहीं है इससे रिलेटेड, जो कि पार्लियामेंट की पावर के बारे में बात कर रहा हो कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसके प्रोसीजर के बारे में बात ना कर रहा हो। तो इनमें से कौन सा केस ऐसा है? देखो, गोलकनाथ भी करता है, केशवानंदा भी करता है, मिनर्वा मिल्स भी करता है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल का केस जो है इस बारे में बात नहीं करता, तो इसका आंसर सी होगा। Which of the following is correct? Part 8 of the Constitution deal with the cooperative society. Part 9A of the Constitution deals with the Indian municipalities. Part 9 of the Constitution of India deals with पंचायत. Part 10 of the Constitution deal with languages. तो इसके अंदर से हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा कि Part 9A of Constitution of India deals with municipalities। इनमें से कौन सा ठीक है? ठीक है, तो ये ठीक है इसके अंदर। देन मैच द लिस्ट। इसके अंदर आपको लिस्ट मैच करनी है कि कौन सा किससे प्रिंसिपल मैच कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिख रहा है तो उसको केशवानंदा भारती से मिला दो। उसके बाद देख लो अगर ये वाला ऑप्शन है तो ये ऑप्शन है यहाँ पे किसके अंदर, जिसके अंदर सी जो है सेकंड से मिल रहा हो तो बी के अंदर मिल रहा है, तो बाकी किसी में भी नहीं मिल रहा। तो इससे इस हिसाब से डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो हमारा किसके साथ जा रहा है? भिकाजी नारायण धकरास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी जा रहा है आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा भारती। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर बशेहर नाथ वर्सेस सीआईटी। तो इसका आंसर बी होगा। In which of the following cases the Supreme Court of India held that the freedom of speech and expression through the medium of internet is an integral part of Article 19(1)(a) of the Constitution of India? की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारा इंटरनेट है वो भी इंक्लूडेड होगा। तो ये कौन से केस के अंदर बोला गया था? ये बोला गया था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन ठीक है इसका। Then which of the following is a decision on the meaning of state as defined under Article 12 of the Constitution of India? इनमें से कौन सा ऐसा डिसीजन है जिसके अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है? कौन से केस के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया था? इन चारों केसेस में से केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, बहेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी, चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। ये स्टेट से किसके रिलेटेड से बात करता है। देन in which case the Supreme Court of India held the following: we think that the right to life includes the right to live with human dignity and all that goes along with it, namely the bare necessities of life such as adequate nutrition, clothing, commingling with fellow human beings। तो कौन से केस के अंदर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी? तो ये चीज़ बोली गई थी फ्रांसिस कॉर्ले म्यूलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के केस के अंदर। Then which among the following cases led to adding of clause 4 of Article 16 of the Constitution India by the First Amendment Act? की जो clause 4 ऐड किया गया था आर्टिकल 16 के अंदर, कौन से केस के चलते किया गया था? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई राजन के चलते फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को ऐड किया गया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑन द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? Article 131 laid down the exclusive and original jurisdiction of the Supreme Court. Article 132 to 136 of the Constitution deal with the appellate jurisdiction of the Supreme Court. Article 143 deal with the advisory jurisdiction of the Supreme Court. Choose the correct answer from the opinion given below। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो ठीक है? तो यहाँ पे हमारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी एंड सी। ये सारी बातें इसके अंदर इसने ठीक बोली हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इसमें से कौन सी बात सही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंटेक्स्ट में? इसके अंदर बी ऑप्शन ठीक है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन एनफोर्स अ प्रॉमिस। की जो कंसिडरेशन का स्ट्रेंजर होता है वो प्रॉमिस को एनफोर्स कर सकता है, यानी कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन के अंदर इंडिया के अंदर प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन का कंसेप्ट चलता है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट नहीं चलता। As per section 16 of Indian Contract Act, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another where he holds a real apparent authority over the other. ही मतलब यहाँ पे वो जो अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं ना उसके लिए पूछ रहा है ये। ही स्टैंड इन फिड्यूशियरी रिलेशन टू द अदर। ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटली और बॉडीली डिस्ट्रेस। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये सारे के सारे ही हैं। इसके अंदर क्या ऑप्शन दे रहा है? ये ए, बी, सी, डी चारों ही होंगे। इसके अंदर सभी के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर है सभी के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा।
देन अ प्रॉमिस टू ऑब्टेन बी फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस एंड बी प्रोमिस टू पे 1000 रुपीज़ टू ए। द एग्रीमेंट इज, आप गलत काम कर रहे हो ना, यहाँ पे पब्लिक ऑफिस में बिठाएंगे 1000 रुपये लेके इनको, तो ये वॉइड है। Which of the following cases related to the principles of acceptance in context to the contract must be communicated to the offerer himself? कि इनमें से कौन सा केस इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग की जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑफ़र है वो क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, ठीक है, खुद को कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। तो फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले का जो केस है वो इस बारे में बात करता है, इसका आंसर सी है। B accepts A's proposal by posting a letter of acceptance to A. The above acceptance cannot be revoked by B, can be revoked by B at any time before the letter of acceptance reaches A, can be revoked by B at any time before or at the moment when the letter of acceptance reaches A, can be revoked by at any time after the letter of acceptance reaches A। तो किस वक्त वो उसको रिवोक कर सकता है, इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। कैन रिवोक बी एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस ए, कि जब तक वो उस तक नहीं, उससे पहले पहले ख़त्म कर सकता है। Then who among the following may dispense with the remit performance of promise under section 63 of Indian Contract Act? कौन रेमिट कर सकता है कि ये परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉमिस ही जो होता है, जो जिसके लिए करना है ये प्रॉमिस को, वो आपको डिस्पेंस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। देन अगला क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ब्रीच, कमर्शियल हार्डशिप या नोवेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। कमर्शियल हार्डशिप से आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता कि बहुत चीज़ें महंगी हो गई है, मैं नहीं कर पा रहा, ऐसा कोई आपका बहाना नहीं चलेगा। एक्स प्लेसेस एन ऑर्डर विद वाई फॉर सप्लाई ऑफ 50 रेडियो सेट्स। वाई नोज नथिंग ऑफ एक्स मोड ऑफ कंडक्टिंग इज बिजनेस, ठीक है। वाई could not supply them in time. X loses the profitable contract due to non-receipt of the radio sets and claim his loss of profit from Y. X will fail in his claim because the nature of the loss is ordinary, remote, special या indirect. वो क्यों अपना इसको लॉस को जो मतलब लॉस है उसको लूज़ कर देगा, उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किस तरीके का लॉस था, स्पेशल था। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। देन ए सप्लाइज बी अ ल्यूनेटिक विद नेसेसरीज सूटेबल टू इस कंडीशन इन लाइफ, ठीक है, कि नेसेसरीज देता है उसको। तो ए इज़ एंटाइटल टू बी रिम्बर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, ए एंटाइटल टू बी रिम्बर्स फ्रॉम बीज पर्सनली, नॉट एंटाइटल टू बी रिम्बर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, एंटाइटल टू बी रिम्बर्स फ्रॉम बीज पर्सनली और हिज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे वो किस चीज़ से उसकी रिम्बर्समेंट ले सकता है, वो उसकी प्रॉपर्टी से रिम्बर्समेंट ले सकता है। तो 26 का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। हॉस्टर वर्सेस डे टेलाटोर इज रिलेटेड टू, कौन से केस, किस चीज़ से रिलेटेड है ये केस, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। देन व्हेन द कंसेंट ऑफ द विक्टिम रेलेवेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग एज डिफाइंड इन सेक्शन 370 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अच्छा, इनमें से किसके अंदर आपको कंसेंट लेनी होती है विक्टिम की, मतलब ज़रूरी होती है कंसेंट लेना अगर 370 का ऑफेंस हो रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो इनमें से किसी के अंदर भी रेलेवेंट नहीं होती है। आप किसने भी कभी एज हो ये नहीं उससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराओगे आप। Which of the following section was not added to the Indian Penal Code by the Criminal Law Amendment Act 2013? इनमें से कौन सा सेक्शन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के थ्रू ऐड नहीं हुआ था? तो इसमें से कौन सा सेक्शन नहीं ऐड हुआ था, तो यहाँ पे सेक्शन 228 ए जो था वो ऐड नहीं हुआ था क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 नॉट रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिमम 5%? इनमें से किसके अंदर 5 लोगों की ज़रूरत नहीं होती, अनलॉफुल असेंबली में होती है, डकैती में होती है, राइटिंग में होती है, रॉबरी के अंदर ज़रूरत नहीं होती। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैरिटल रेप अंडर द इंडियन पीनल कोड? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है मैरिटल रेप के रिगार्डिंग, तो इट इज़ रिकॉग्नाइज एज ऑफेंस इफ द एज ऑफ द वाइफ इज़ बिलो 18 ईयर्स, तो हम उसको ऑफेंस मानते हैं आईपीसी के हिसाब से। देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज अंडर आईपीसी द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ, कि आप इनमें से किसके लिए आप अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर सामने वाले की हत्या नहीं कर सकते, मृत्यु नहीं कर सकते? तो इसका आंसर क्या रहेगा, एक्सटॉर्शन के केस के अंदर आप नहीं कर सकते। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट अंडर आईपीसी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हैज़ टू बी टेकन एज, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हम कितनी मानते हैं, अगर हमें कोई प्रोपोर्शन फ्रैक्शन की कोई पनिशमेंट तय करनी होती है तो हम इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर 20 ईयर्स मानते हैं लाइफ टाइम को, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अजय डेवलप्स मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ बिल्डिंग एंड टेल नीरज दैट दे विल फायर एट नीरज इफ ही अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग। विच ऑफेंस इज अजय गिल्टी ऑफ अंडर आईपीसी? कौन सा ऑफेंस कर रहा है वो, तो यहाँ पे उसको बाहर निकलने नहीं देगा, तो रॉन्गफुल कंफाइनमेंट कर रहा है, तो इसका आंसर डी रहेगा। फेलियर टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू एन एसिड अटैक विक्टिम इज पनिशेबल अंडर, कौन से सेक्शन के अंदर पनिशेबल होता है अगर हम एसिड अटैक के विक्टिम को वो नहीं देते, ट्रीटमेंट नहीं देते, तो ये सेक्शन 166 बी के अंदर होता है, तो इसका आंसर बी रहेगा। जेड इंटरेस्टेड हिज सर्वेंट्स एस विथ सम सिल्वर कटलरी टू बी केप्ट सेफली, कि भाई उसको दे देता है कि तू उसको संभाल के रख। जेड क्या करता है, डिसऑनेस्टली उसके साथ भाग जाता है कटलरी लेके अपने घर के ऊपर बिना जेड को बताए। तो जेड यहाँ पे किस चीज़ से गिल्टी कहलाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसचीफ, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन या थेफ्ट। तो यहाँ पे उसने उसको इंटरेस्ट कर दिया था, पहले ही उसने उसको दे दिया था। तो थेफ्ट के अंदर क्या होता है कि आपको मूव करनी पड़ती है प्रॉपर्टी, है ना,
तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन किया है उसने। देन X begins to unloose the muzzle of a fearless dog, intending to cause Z to believe that he is about to cause the dog to attack Z. X is guilty of which offense under IPC? भाई उसको डरा रहा है, देख मैं छोड़ के ऐसे कर दूंगा, तो यहाँ पे वो असॉल्ट कर रहा है। 37 का आंसर C होगा। The computer under the Information Technology Act 2000 means any electronic, magnetic, optical or any high-speed data processing device or system which performs dash dash and dash functions by manipulations of electronic, magnetic and optical impulses and includes all input output processing, storage, computer software or dash facilities which are connected or related to computer in a computer system or computer network. Fill in the blanks। तो ये आपको बताना है कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, लॉजिकल, अरिथमेटिकल, मेमोरी, कम्युनिकेशन, क्या। तो अगर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या क्या वर्ड आएंगे, लॉजिकल, अरिथमेटिक एंड मेमोरी वर्ड आएगा कि जो क्या परफॉर्म करता है, लॉजिकल, अरिथमेटिक और मेमोरी के फंक्शन को परफॉर्म करता है। और यहाँ पे क्या करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ विच आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू कंप्यूटर। तो इसका आंसर ए रहेगा। देन इफ़ द प्रपोजल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि अगर जो आपका प्रपोजल या एक्सेप्टेंस है प्रपोजल की, वो आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर कर रहे हो, इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम टू बी। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानेंगे, एनफोर्सेबल सोलली ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज एक्सप्रेस थ्रू ईमेल, नॉट एनफोर्सेबल सोलली ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज एक्सप्रेस थ्रू ईमेल एंड साइन विद डिजिटल सिग्नेचर्स, नॉट एनफोर्सेबल सोलली ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज एक्सप्रेस ऑन द वेबसाइट, unenforceable solely on the ground that was expressed on the website. Choose the correct answer from the options given below। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है, बी सी ओनली, ए एंड बी, ए बी डी ओनली या बी ओनली। तो यहाँ पे हमारी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, बी एंड सी जो है वो ठीक है, ठीक है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द वर्ड एक्चुअल नॉलेज अंडर सेक्शन 79 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी ऑफ IT एक्ट 2000 एज एक्चुअल नॉलेज बाय अ कोर्ट ऑर्डर। कौन से केस के अंदर ये चीज़ बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, श्रेया सिंगल, रतन टाटा, अवनीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एम स्पेस वर्सेस सुपर कैसेट। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये चीज़ कौन से केस के अंदर बोली गई थी, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोली गई थी, तो यानी कि सिर्फ ए है इसका ऑप्शन, तो वो डी के अंदर ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 67 बी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें से कौन से एक्ट जो है आपके पनिशेबल रहेंगे सेक्शन 65 बी के हिसाब से, तो पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इज सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट ये होगा, फैसिलिटिंग अब्यूजिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन होगा, ब्राउजिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन डिसेंट सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मैनर ये होगा, स्टॉकिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, तो स्टॉकिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन नहीं है इसके अंदर, तो ए बी सी होगा। तो कौन सा है, सी होगा इसका ऑप्शन, है ना, इसके अंदर तीनों दे रखे हैं, ए बी सी ओनली, तो इसका आंसर सी रहेगा। देन इसके बाद, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और इंटरमीडिएट टू ब्लॉक फॉर एक्सेस बाय द पब्लिक कॉज टू बी ब्लॉक फॉर एक्सेस बाय द पब्लिक एनी इन्फॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव, स्टोर और होस्टेड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स। किस चीज़ के लिए की जा सकती है ये चीज़, पब्लिक ऑर्डर के लिए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, डिफेमेशन के लिए, डिसेंसी एंड मॉरलिटी के लिए। इनमें से क्या ऑप्शन ठीक रहेगा इसका, ए एंड बी के लिए की जा सकती है, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए ये चीज़ें रोकी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पेटेंटेबल इन्वेंशन। इनमें से कौन सी नॉन पेटेंटेबल है, जिसको पेटेंट नहीं मिलेगा, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, सीलिंग फैन स्पीड रेगुलेटर, फार्मास्यूटिकल ड्रग टू ट्रीट कैंसर या 5G वायरलेस डिवाइस। तो यहाँ पे जो पेटेंटेबल नहीं है वो क्या है, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ये आपका कोई इसके लिए आपको कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इनमें से कौन सा GI का एग्जाम्पल है, GI टैग मिलता है ना जो, तो नोकिया, बासमती, सिप्ला, श्रीभोग। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, बासमती जो चावल है बासमती के होते हैं, बासमती एरिया के, तो ये इसका एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्राउंड फॉर अप्लाइंग फॉर कंपल्सरी लाइसेंस अंडर द पेटेंट सेक्शन। इनमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है जिसके थ्रू आप जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, नॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ द रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक विद रिस्पेक्ट टू द पेटेंट इन्वेंशंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पेटेंटेड इन्वेंशन टू द पब्लिक एट रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस, नॉन वर्किंग ऑफ द पेटेंटेड इन्वेंशन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बैड क्वालिटी ऑफ द पेटेंटेड इन्वेंशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बैड क्वालिटी ऑफ द पेटेंटेड इन्वेंशन। देन
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन मार्क्स एज डिफाइंड अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999? क्वालिटी, मोड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ ओरिजिन या क्वांटिटी। इनमें से किसके लिए नहीं होगा? तो क्वांटिटी के लिए नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर डी रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज बेसिक प्रीमाइसिस ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म? ठीक है, कि इसमें से किसको हम बेसिक प्रीमाइसिस नहीं मानते लीगल पॉजिटिविज्म की? तो लॉ एग्जिस्ट एज सोशल फैक्ट, लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन अथॉरिटी, देर इज नो नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी, वैलिडिटी ऑफ लॉ इज कंटिंजेंट अपॉन इट्स एक्सेप्टेंस बाय पीपल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वो क्या बोल रहा है? अंडर पेटेंट्स एक्ट 1970 एंड द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन? कितने दिन बाद देना होता है हमें? ये 12 मंथ्स के अंदर अंदर देना होता है, तो इसका आंसर बी रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999? इनमें से क्या चीज़ ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट हो जाएगी? तो लोगो जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, सी रहेगा। प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट बिलोंग टू, एच.एल.ए. हार्ट जो थे वो कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे? नेचुरल, पॉजिटिव, रियलिस्ट, क्रिटिकल, लीगल। तो जो एच.एल.ए. हार्ट थे वो पॉजिटिव लॉ ऑफ स्कूल से बिलोंग करते थे। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस? इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का फादर हम किसको बोलते हैं? बेंथम को, एच.एल.ए. हार्ट को, जॉन ऑस्टिन को या हैंस केल्सन को? तो हम ये किसको बोलते हैं? जॉन ऑस्टिन को बोलते हैं, तो उसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। मैच द फॉलोइंग थ्योरी प्रॉपर्टी इन कॉलम ए विद देयर ऑथर इन कॉलम बी। अच्छा, ये मैच करना है कि कौन से किसके ऑथर हैं। नेचुरल लॉ थ्योरी, मेटाफिजिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी। हेनरी मेन, हेगल, लॉक, बेंथम। तो कौन सी थ्योरी किसने दी थी? तो नेचुरल लॉ थ्योरी दी थी लोके ने, ठीक है ना? हाँ, लोके ने दी थी। और मेटाफिजिकल थ्योरी जो दी थी वो दी थी हेगल ने, और हिस्टोरिकल थ्योरी दी थी हेनरी मेन ने, और साइकोलॉजिकल थ्योरी दी थी बेंथम ने। तो क्या ऑप्शन बन रहा है? बी बन रहा है, 3214। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे भी मैच करना है। राइट, लिबर्टी, पावर, इम्यूनिटी, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी, ड्यूटी, नो राइट। तो इसके अंदर वो मैच करना है जो करते नहीं है वाला कि राइट के साथ क्या आती है? ड्यूटी आती है। तो इस तरीके से हमको मैच करना है, ठीक है। तो राइट के साथ, सॉरी, हाँ, राइट के साथ नो राइट आता है ना? यही होगा ना? हाँ, और लिबर्टी के साथ ड्यूटी आएगी, पावर के साथ डिसेबिलिटी आएगी, और इम्यूनिटी के साथ लायबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर टीपीए? इनमें से कौन सी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है टीपी के अंदर? अब देखो ये सिलेबस में नहीं है एलएलएम के, लेकिन स्टिल यहाँ पे टीपीए का क्वेश्चन दे दिया है। तो राइट टू फिशरी, राइट टू कलेक्शन लैक फ्रॉम ट्रीज, राइट टू वर्शिप, राइट टू वे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? राइट टू वर्शिप जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ टीपीए, लिविंग पर्सनस इंक्लूड कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑल इंडिविजुअल्स। किस किस को इंक्लूड करते हैं हम यहाँ पे? तो इन सभी को इंक्लूड करते हैं। कंपनी, एसोसिएशन, बीओआई एंड इंडिविजुअल, ये सारे लिविंग पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइट और स्पेक सक्सेशन? स्पेक सक्सेशन का मतलब क्या होता है? आप क्या कर रहे हो? नॉन ट्रांसफरेबल है, ये वाला जो वर्ड है ये इसके लिए सही एप्ट वर्ड है एकदम। A father transferred his property to his married Christian daughter on condition that she would not have right to alienate the property during her marriage. This transfer is void, valid, voidable, irregular. कि जब तक तेरी मैरिज चलेगी तब तक तू एलिनेट कर सकती, तो ये वैलिड हो जाएगा। द रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज डिस्कस अंडर विच सेक्शन ऑफ टीपीए? कौन से सेक्शन के अंदर परपेचुटी का रूल डिस्कस कर रखा है? सेक्शन 14 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो ट्रू नहीं है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज एस्टेब्लिश अंडर ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज, ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं है, तो यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय द लीग ऑफ नेशंस? कौन सा सिस्टम जो लीग ऑफ नेशंस ने इंट्रोड्यूस किया था? तो इन्होंने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था मैंडेट सिस्टम, तो इसका आंसर रहेगा बी। देन अकॉर्डिंग टू द UN चार्टर, द UNO इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरन इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स, बट द चार्टर इटसेल्फ डेविएट्स फ्रॉम द सेम एज। तो वो जो चार्टर है वो खुद ही अपने आप से डेविएट हो जाता है। क्यों डेविएट हो जाता है? क्योंकि वो उसकी जो मेंबरशिप है उसको डिवाइड करता है किस बेसिस पे? सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के बीच में, जिसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं। तो इसलिए ये अपने इस कंसेप्ट के ऊपर नहीं रहता, तो इसका आंसर डी होगा। Which among the following is the first case decided by the International Court of Justice in respect of international personality of international institutions? पहला कौन सा केस था जो इन्होंने डिसाइड किया था? सर्टेन एक्सपेंसेस केस, रिपार्टेशन केस, एजाइलम केस या लोटस केस? तो जो सबसे पहला केस इन्होंने सॉल्व किया था उसका नाम था रिपार्टेशन केस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा।
Then, according to Supreme Court of India, the rule of customary international law are applicable in India only if the rules are part of treaty to which India is party, if they are not conflict with the municipal law, only if they have been incorporated in municipal legislation, if the President of India permits. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? If they are not in conflict with the municipal law, तो इसका आंसर बी होगा. According to the International Law Commission's article on state responsibility, which of the following is not form of repartition? इनमें से कौन सा जो है रिपार्टेशन का फॉर्म नहीं है? तो इम्प्रिजमेंट जो है रिपार्टेशन का फॉर्म नहीं है. द प्रिंसिपल ऑफ रेबस स्टेंटिबस इन इंटरनेशनल और रेवर्स टू, ये प्रिंसिपल किस चीज़ को रेफर करता है? फंडामेंटल चेंजेस इन सर्कमस्टांसिस एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटी ऑन थर्ड पार्टीज, प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ या रूल्स ऑफ वॉर, तो ये करता है फंडामेंटल चेंजेस इन सर्कमस्टांसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एजाइलम? एजाइलम के बारे में क्या सही नहीं है? पॉलिटिकल ऑफर में नॉट बी ग्रांटेड एजाइलम. Asylum involve active protection by the law host state. Diplomatic asylum is an instance of diplomatic extraterritorial asylum. कोलंबिया वर्सेस पेरू केसेस रिलेटेड टू असाइलम, तो इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है सही नहीं है? तो इसके अंदर अ पॉलिटिकल ऑफेंडर में नॉट बी ग्रांटेड असाइलम जो है ये जो स्टेटमेंट है ठीक नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्टिनेंटल शेल्फ? इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के रिगार्डिंग सही नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा डी. इट्स ब्रेथ में नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन, ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है. देन विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ UNO इज़ मेनली कंसर्न विद प्रोमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग कौन सी UNO की जो ऑर्गन्स हैं 6 जो हैं उनमें से करती है बेसिकली जो काम है? तो यहाँ पे कौन सी है? मेनली इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो करती है. देन मैच द लीगल मैक्सिम, लीगल मैक्सिम को मैच करना है. डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम, ओबीजे सीबी रेमिडियम, क्वासी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से. वन हु एक्ट थ्रू अनदर एक्ट फॉर हिमसेल्फ वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, इंजरी विदाउट डैमेज, डैमेज विदाउट इंजरी, तो ये तो आप सब 100% ठीक कर ही दोगे. तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा. अरे पेन कहाँ गया? ये रहा. क्योंकि देखो डेमनम साइन इंजूरिया डैमेजेस विदाउट इंजरी, ठीक है. फिर उसके बाद इंजूरिया साइन डैमनर इंजरी विदाउट डैमेज, और ओबीजे सीबी रेमेडियम वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, क्वासीफिट पेरियम एजियम पर से वन हु एक्ट थ्रू अनदर एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ. हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पिजन होल थ्योरी इन द फील्ड ऑफ लॉ ऑफ टोर्ट? पिजन होल थ्योरी से कौन रिलेटेड है यहाँ पे? तो सेलमेंट जो है वो पिजन होल थ्योरी से रिलेटेड है, तो इसका आंसर बी रहेगा. डिफेमेशन, इन डिफेमेशन द टर्म इनिएंडो मीन्स द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश, प्राइमरी मीनिंग, सेकेंडरी मीनिंग, प्रिविलेज. की इनिएंडो टर्म का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी मीनिंग जो होता है, छुपा हुआ मीनिंग होता है कि हम बोलते हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है. द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट वॉज फर्स्ट लेड डाउन इन, कॉमन एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट जो था कौन से केस के अंदर सबसे पहली बार लेड डाउन किया गया था? प्रिस्टले वर्सेस फॉलर के केस के अंदर किया गया था, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा. विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू डायरेक्ट द क्लोजर ऑफ एनी इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 33A ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट? किसके पास ये पावर है कि वो किसी इंडस्ट्री को बंद करने के लिए ऑर्डर दे सकता है? तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है उनके पास ये पावर होती है. In which case the Supreme Court of India held that in modern sense the distinction between sovereign और non-sovereign power thus does not exist. It all depend on the nature of power and the manner it exercise. कौन से केस के अंदर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि sovereign और non-sovereign के बीच में कोई भी अब डिफरेंस नहीं रहा है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ पावर के ऊपर. तो ये बात बोली गई थी कौन से केस के अंदर? एन नागेंद्र राव एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस के अंदर, तो इसका आंसर सी रहेगा. Then, according to the Motor Vehicles Amendment Act 2019, what is the minimum amount of compensation for road accident in case of grievous injury in the hit and run accident victims in case of grievous injury in the hit and run motor accident? तो कितना रहता है कि जो भी सम है जब डेथ हो जाती है, डेथ नहीं होती है, जो भी है कितना सम जो है यहाँ पे फिक्स रहता है? तो ये जो सम है वो कितना रहता है? 50,000 रुपीज़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये जो फिक्स अमाउंट है 50,000 रुपीज़ का, तो आंसर ए रहेगा. Which of the following section that deal with the offence by JJ या juveniles have been added in the Motor Vehicle Act through the Motor Vehicle Act 2019? कि juveniles के रिगार्डिंग कौन सा जो सेक्शन है वो ऐड ऑन किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट, ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू? तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 199A एंड 199B को ऐड ऑन किया गया, तो इसका ऑप्शन बी रहेगा. Within how many days an appeal can be filed before National Consumer Dispute Redressal Commission against an order of Central Consumer Protection Authority under the Consumer Protection Act? तो कितने दिन के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो? तो ये जो अपील होती है आपको 30 डेज़ के अंदर फाइल करनी होती है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा. Select the incorrect option. Under the new Consumer Protection Act 2019, a product service provider shall be liable in a product liability action if, इसमें से गलत बताना है कौन सा है. The service provided by him was faulty or imperfect, deficient or inadequate. इसकी रीड कर लेना यार इसको. क्या था ये? यही स्टेटमेंट गलत है इसके अंदर, ये रहेगा इसका आंसर.
पॉज करके रीड कर लेना। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इफ एन मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर मेड अ फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट विच इज़ प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर ही शैल बी पनिश विद। तो अगर वो इस तरीके की कोई गलत स्टेटमेंट देता है तो यहाँ पे उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 2 ईयर्स तक की मिल सकती है और साथ में 10 लाख रुपीज़ तक का फाइन लगेगा। तो इसका आंसर सी रहेगा। In which of the following cases the High Court of Uttarakhand declared the rivers Ganga and Yamuna as legal persons? हाई कोर्ट में हिक बोल दिया, हाई कोर्ट जो है डिक्लेयर किया था उत्तराखंड ने कि जो रिवर्स गंगा एंड यमुना ये अपने आप में क्या एक लीगल पर्सन है। तो ये कौन से केस में हुआ था, मोहम्मद सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसका आंसर डी होगा। विच अमंग द फॉलोइंग केसेज नॉट रेलिवेंट टू द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। कौन सा केस जो है यहाँ पे रेलिवेंट नहीं रहेगा पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के रिगार्डिंग। तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस केदार लेदर एंड लिकर लिमिटेड का जो केस है वो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं रहेगा। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज अपीलेट फॉरम फॉर एनी पर्सन एग्री बाय एनी अवार्ड डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कौन सा यहाँ पे जो है अपीलेट फॉरम रहेगी अगर कोई व्यक्ति NGT के ऑर्डर से एग्रीव्ड होता है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी रहती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होती है, क्योंकि NGT के बाद सुप्रीम कोर्ट ही आता है। The NGT has jurisdiction over all civil cases arising out in the implementation of statute mentioned in Schedule 1 of the NGT Act 2010. Which among the following statute is not mentioned in Schedule 1? कौन सा इनमें से स्टैच्यू जो है शेड्यूल 1 के अंदर नहीं दे रखा, तो इसके अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो नहीं दे रखा, तो इसका आंसर डी रहेगा। State governments are required to obtain prior approval from central government to use any forest land for non-forest purposes under Forest Conservation Act 1980. Which among the following is not regarded as non-forest purposes under it? तो इनमें से कौन सा जो है नॉन फॉरेस्ट पर्पस माना जाएगा जहाँ पे परमिशन नहीं लेनी होगी, अप्रूवल नहीं लेना होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम रिलेटिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को हम नॉन फॉरेस्ट पर्पसेज मानते हैं। इन विच ईयर इंडिया अडॉप्टेड इज फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी। कौन सी ईयर के अंदर हमने फर्स्ट वाटर पॉलिसी लेके आए थे, तो 1987 के अंदर हम ये लेके आए थे। इसका आंसर बी रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग केसेज नॉट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी से रिलेटेड कौन सा केस नहीं है, तो यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दी चंद जो है इससे रिलेटेड नहीं है। ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन यूनाइटेड स्टेट इज़ नॉन फॉर। ये जो ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन है किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो ये ड्यूटी नॉट टू कॉज ट्रांसबाउंड्री हार्म के लिए जाना जाता है। देन अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, गुड डज नॉट इंक्लूड। गुड्स किसको इंक्लूड नहीं करते, तो यहाँ पे मनी को इंक्लूड नहीं करते गुड्स जो होते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर दे रखा है। देन अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट व्हाट इज टू बी कंसिडर्ड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मेन चीज़ होती है एसेंशियल होता है, तो स्टिपुलेशन एसेंशियल जो होता है उसको हम मान लेते हैं। इसका आंसर डी रहेगा। अगर हम वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे पर्सन को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से, तो वो क्या माना जाता है, डिलीवरी मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देन अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट प्राइस इज डिफाइंड एट गुड्स एक्सचेंज मनी कंसिडरेशन एक्शनेबल क्लेम डीमोनेटाइज करेंसी। तो ये मनी कंसिडरेशन होगा क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सिर्फ कंसिडरेशन मनी ही होती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑन नॉन इंडियन हिंदू कपल्स रिजाइडिंग इन अदर कंट्रीज ओनली व्हेन बोथ द पार्टीज आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली इफ वन ऑफ द पार्टीज इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली व्हेन बोथ द पार्टीज ऑफ इंडिया डोमिसाइल, ओनली इफ वन ऑफ द पार्टीज इज इंडियन डोमिसाइल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, ओनली व्हेन बोथ द पार्टीज आर इंडियन डोमिसाइल, तभी उनके ऊपर ये जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का ऑपरेशन एप्लीकेबल होगा। Then read two statement below and choose the correct answer from the options. In Menka Gandhi versus Indira Gandhi, the estate of late Shri Sanjay Gandhi was governed by the rules of succession under the Indian Succession Act 1925. Statement 2 है, late Sanjay Gandhi was born in Parsi father and Hindu mother and brought up as Parsi. In light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है या किस हिसाब से ये चीज़ है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत दी गई हैं, इस हिसाब से ये हुआ ही नहीं था ये। Then a male aged 20 years marries B a female aged 70 years in the year 2018 according to the Hindu rites and ceremony. In 2021, A has right to get the marriage dissolved under Prohibition of Child Marriage Act 2006. A has right to get the marriage annulled by a decree on nullity under Prohibition of Child Marriage Act 2006. B has right to get the marriage dissolved under Hindu Marriage Act. B has right to get the marriage annulled by a decree of nullity under the Prohibition of Child Marriage Act 2006. Choose the correct answer from the option given below. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन उसके पास अवेलेबल रहेगा, तो उसके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ये सारे ही ऑप्शन उसके पास अवेलेबल रहेंगे, A B C D सारे ही ठीक हैं कि वो उसको प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के हिसाब से डिज़ोल्व करा सकता है, एनुअल करा सकता है, नलिटी की डिग्री ले सकता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के हिसाब से, उसको डिज़ोल्व कर सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, और उस मैरिज को एनुअल करवा सकता है, नलिटी की डिग्री ले सकता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के हिसाब से। ठीक है, तो बी के पास भी राइट है, ए के पास भी राइट है, दोनों ही ये काम कर सकते हैं, तो दोनों चारों ही स्टेटमेंट ठीक है।
Owing to incompatibility of the parties to the marriage, if they have not resumed cohabitation after judicial separation decree, or there is no restitution of conjugal rights after passing of RCR decree, यानी कि restitution of conjugal rights for the period of 1 year or upward, it is better that the divorce. Which theory best suit their divorce? तो इनमें से कौन सी थ्योरी जो होती है वो बेस्ट सूट करती है कि 1 साल हो गए फिर भी वो साथ में नहीं रह रहे? तो ये ब्रेकडाउन थ्योरी इसको हम बोलते हैं। बी आंसर होगा। A Hindu divorced male aged 25 year has 2-year-old son. He wants to adopt orphan female child aged 5 years. Which among the following is correct? कि भाई 2 साल का उसका बच्चा है, वो 5 साल की बेटी को अडॉप्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे उसके पास ये ऑप्शन क्या होगा? नहीं अवेलेबल होगा। ही कुड अडॉप्ट नीदर अंडर द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट नॉर अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो नहीं कर सकता वो अडॉप्ट। ए हिंदू जॉइंट फैमिली बिलोंगिंग टू बॉम्बे सब स्कूल ऑफ मिताक्षरा स्कूल कंप्राइजेज एक्स हिज फादर मदर वाइफ एंड 2 daughters. एक्स डाइड इन जनवरी 2021 ऑन द डेथ ऑफ एक्स, ईच डॉटर इज एंटाइटल। तो यहाँ पे फिर जो बेटी है उनको कितना राइट मिलेगा? 5/48 ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार ये बना के देखना, या आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसका आंसर बी रहेगा, 5/48 ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रकाश वर्सेस फूलवती वॉज ओवररूल? कौन से केस के अंदर प्रकाश वर्सेस फूलवती को ओवररूल किया गया था? विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस के अंदर इसको ओवररूल किया गया था, फेमस केस है ये। Then in Shayana Barrow versus Union of India, the Constitution Bench of Supreme Court ruled that triple talaq was unconstitutional. ठीक है। द डिसेंडिंग ओपिनियन इन द केस हैज़ बीन रिटन बाय, कौन से जज ने डिसीजन दिया था जो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि ट्रिपल तलाक जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो इसके अंदर जजेस थे वो कौन थे? जगदीश सिंह एंड JS अब्दुल नाजिर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। एंड देन आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन बाय मुस्लिम फीमेल ऑटोमेटिकली डिजॉल्व और मैरिज, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन बाय मुस्लिम मेल ऑटोमेटिकली डिजॉल्व विद मैरिज। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसमें से ये स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पे हमने 100 किए ये, और ये पूरा हमारा पेपर ही था। कौन सा DULLM का पेपर था ये? कौन से ईयर का एंट्रेंस था? ये एंट्रेंस टेस्ट का था 2021 का। तो आई होप आपको समझ आया हो। अगर किसी में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना। कई बार होता है कि गलत ऑप्शन टिक हो जाता है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर आप इसका कोर्स करना चाहते हैं तो 7531000390 के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम बाकी भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।